तो पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की कैलकुलेशंस कर ली थी यूजिंग गॉस लॉ। इस लेक्चर में जो टॉपिक अभी ले रहे हैं इसमें, तो टॉपिक है कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स विद ए कनेक्टिंग वायर। तो दो कंडक्टर्स को हम कनेक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू कंडक्टर्स एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, यानी अगर कंडक्टर्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल अलग है, यानी कि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो अगर आप उनको आपस में कनेक्ट कर देते हो वायर से या फिर आपस में कांटेक्ट में ले आते हो, टच करा देते हो, कांटेक्ट में ले आते हो, तो दोनों बातें एक ही हैं एक तरीके से। देन चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। तो ये हमने जो हमारी जूनियर क्लासेस होती हैं उसमें भी हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी होती है, देखी होती है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो होता है। लेकिन अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस चार्ज की हम बात करते हैं वहाँ पे, जो हम बोलते हैं कि किस चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। स्पेसिफिकली वी आर सेइंग कि फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्जेस का फ्लो होगा। तो जो भी हम बात करते हैं वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी शुड लर्न दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम जो बात करते हैं बेसिकली, जब भी हम बात करते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो होगा या फिर चार्ज फ्लो होगा, जनरली हम पॉजिटिव चार्जेस के टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन ही यही है कि हम जब भी करंट या चार्ज की बात करें तो एक तरीके से हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं जब फ्लो होने की बात करते हैं। तो स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंडक्टर, और कब तक ये फ्लो चलता रहता है, टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, जब तक उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल कंडक्टर की तरफ चार्ज का जो फ्लो है वो चलता चला जाएगा टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल। एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो ए इज़ एट हाइयर पोटेंशियल रिलेटिव टू बी, बी के कंपैरिजन में ए हाई पोटेंशियल है और बी जो है वो लो पोटेंशियल पॉइंट एक तरीके से। अब अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कहीं रख दोगे तो उसकी टेंडेंसी, यानी कि अगर आप उसको ए पे रख देते हो, बीच में कहीं रख देते हो, तो उसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है टूवर्ड्स दी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर इधर फोर्स लगेगा और इधर चल पड़ेगा। अब इधर चल पड़ने का मतलब है कि किधर से किधर जा रहा है, इसके जाने की टेंडेंसी किधर से किधर की तरफ है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने की टेंडेंसी है। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए, यानी उस पर किसी तरीके की एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन ना हो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर छोड़ दिया जाए, तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, यहाँ पर ये मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में अगर देखो, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख देते हो तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लगेगा इस पर इधर लग जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जब भी एक नेगेटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ दिया जाए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को आप एनर्जी के टर्म्स में भी समझ सकते हो। जैसे एक पॉइंट चार्ज की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसको आप लिखते हो Q इंटू वी। तो Q इंटू वी इज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा रिड्यूस करना चाहेगा अपनी, अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो हमेशा आप देखोगे कि जैसे ग्रेविटी में भी या स्प्रिंग में भी जब भी किसी को फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, चाहे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज, वो U इज इक्वल टू QV हो जाती है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो वो V को कम से कम करना चाहेगा। अगर वो V को कम से कम करेगा तभी तो यहाँ पर उसकी एनर्जी जो है वो कम से कम हो पाएगी, मिनिमम हो पाएगी या डिक्रीज़ हो पाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यही चार्ज अगर नेगेटिव है, तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो पहले से एक नेगेटिव है ही यहाँ पर, इसमें ये U जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती चली जाएगी यहाँ पर इसमें। तो अगर ये V ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, यानी ज़्यादा होने का मतलब है कि ये किधर जाना चाहेगा, टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल जाना चाहेगा। तो उस केस में इसका U कम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा यहाँ पे याद रखो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
और हमेशा क्या होता है कि हम चार्जेस का हमेशा इक्विवेलेंस यहाँ पर चार्जेस के इक्विवेलेंस से फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर ये कोई कहता है कि इस डायरेक्शन में +5 कूलम चार्ज अगर फ्लो हुआ है तो इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो बोल सकते हैं कि नहीं 5 कूलम इधर फ्लो नहीं हुआ है बल्कि -5 कूलम इधर फ्लो हुआ है। तो बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। या तो आप बोल दो कि +5 उस डायरेक्शन फ्लो हुआ है या फिर आप बोल दो कि -5 इस डायरेक्शन फ्लो हुआ है। तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इनका मीनिंग एक ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये डिस्कशन कर लिया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो जनरली हम लिख देते हैं, लेकिन किस तरीके के चार्जेस का फ्लो होता है ये, तो दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ओनली। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो किसी भी तरह के कंडक्टर्स के लिए ट्रू है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम कुछ रेगुलर टाइप की बॉडी यहाँ पर लेंगे। और रेगुलर टाइप की बॉडी जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो है स्फेरिकल बॉडीज़, क्योंकि स्फेयर के पोटेंशियल वगैरह के फॉर्मूले जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज़ एक कंडक्टर यहाँ पर ये है और सपोज़ एक दूसरा कंडक्टर यहाँ पर ये है। हमें साइजेज़ और चार्ज से मतलब नहीं होता, हमें मतलब यहाँ पर किससे होता है कि पोटेंशियल किसका ज़्यादा या कम है, वहाँ से दूसरी तरफ चार्ज का फ्लो होता है। सपोज़ मैंने इनको एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये स्विच है। इनिशियल सिचुएशन यहाँ पर ये है, इनिशियली चार्जेस क्या क्या हैं, लेट्स से कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 आर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स। ये इसका रेडियस R1 और इसका जो रेडियस है वो R2 है। और इनके बीच में जो गैप है वो गैप थोड़ा सा सफिशेंट है, इस टाइप का गैप है यहाँ पे। R इज़ मच ग्रेटर देन R1 एंड R2। R1 R2 से जो R है इनके बीच का जो गैप है वो थोड़ा बड़ा है ज़्यादा। और बड़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है, उनके अगर अगल बगल में आप चार्जेस लेकर के आते हो तो वो जो चार्जेस लेकर के आते हो उन चार्जेस की वजह से इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। और क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे फटाफट हो सकता है कंडक्टर्स में। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो इसके बगल में चार्ज लेकर के आते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था इसके ऊपर, क्योंकि चार्जेस उसमें एक तरीके से फिक्स टाइप के होते हैं, बाउंडेड टाइप के होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्जेस चलने के लिए क्योंकि फ्री होते हैं, तो अगर इसके अगल बगल में आप चार्ज लेकर के आओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका चार्ज का वो ख़राब हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर ख़राब हो जाता है तो उस केस में हमें पोटेंशियल लिखने में दिक्कत आ सकती है। जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो जनरली किसके लिए होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जो अब तक हमने डेराइव कर रखे हैं पहले। तो ये जो चार्ज एक तरीके से है Q2 चार्ज, वो Q1 से दूर है। Q1 जो चार्ज है वो Q2 से दूर है। और दूर होने का मतलब है इसके वजह से ना तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा, इसके वजह से ना तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा। हम अपने फॉर्मूलेज वगैरह इजीली यूज़ कर सकते हैं इन दैट केस। तो सपोज़ हमने स्विच को क्लोज़ कर दिया और स्विच को क्लोज़ करने के बाद में जिधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल देखा किससे जाता है, KQ/R। तो KQ/R की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वो हाई पोटेंशियल हो जाएगा, जिसके लिए कम होगी वो लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली जब ये फ्लो रुकेगा तो लेट्स से यहाँ पे जो चार्ज है वो स्मॉल Q1 हो गया और यहाँ पे जो चार्ज है वो स्मॉल Q2 हो गया। और मुझे पता है कि ये फ्लो तब रुकता है जब दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल हो जाता है। तो दोनों के पोटेंशियल को मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो इसका पोटेंशियल सिर्फ इसके चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज थोड़ा सफिशेंटली दूर रखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1/R1। क्योंकि कंडक्टर है और एक ही पोटेंशियल बॉडी होती है कंडक्टर, तो सरफेस के हर एक पॉइंट का यहाँ पर जो भी पोटेंशियल है सब बराबर ही यहाँ पर। तो हमें ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं किस पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा हूँ, मैं सिंपली ये बोलूँगा कि मैं इस कंडक्टर का पोटेंशियल बोल रहा हूँ। तो KQ1/R1 दिस इज इक्वल टू KQ2/R2। तो K वगैरह कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो Q1/Q2 है वो यहाँ पे R1/R2 के बराबर आ गया। यानी फाइनली इनके चार्जेस का जो रेशो है वो रेशो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस के रेशो में चार्जेस का रेशो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बन जाएगा। अगर मुझे इंडिविजुअल चार्जेस कैलकुलेट करने हैं कि व्हाट आर द इंडिविजुअल चार्जेस, ये तो रेशो आया यहाँ पर सिर्फ, तो आप यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ चार्ज कंजर्वेशन। सपोज इसको आप A बोल दो, इसको B बोल दो। तो अगर मैं ये पूरे का एक सिस्टम ले लूँ, A+B का एक सिस्टम ले लूँ, तो बस हुआ यहाँ पर क्या है, चार्ज इधर का इधर या इधर का इधर ही हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक जगह 5 था एक जगह 3 था, तो ये हो गया होगा जहाँ पे 5 था वहाँ पे हो सकता है कि 4 हो गया और यहाँ 4 हो गया हो सकता है जहाँ 5 था वहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया हो। तो एक जगह जितनी कमी आएगी दूसरी जगह उतना एक तरीके से इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर चार्जेस का। तो चार्जेस यहाँ पर क्या होंगे, कंजर्व होंगे। ना तो इन दोनों सिस्टम पे बाहर से कोई चार्ज आया,
ना यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया, ना बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया, ना बाहर से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया है इन दोनों के सिस्टम से। तो बस इन्होंने आपस में चार्जेस की शेयरिंग करी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया चार्जेस का, कुछ इधर से इधर या फिर इधर से इधर हुआ यहाँ पे चार्ज। तो जो इनिशियली टोटल चार्ज था उतना ही टोटल चार्ज हमेशा फाइनली यहाँ पर बना रहना चाहिए। तो Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो इन दोनों का आप यूज़ कर लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टोटल चार्ज है एक तरीके से, दैट इज टोटल चार्ज। Q1 Q2 इंडिविजुअली कितने हैं ये भी मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज ये है, और ये टोटल चार्ज है फाइनली किस रेशियो में डिवाइड हो जाना है, इसको R1 R2 के रेशियो में डिवाइड हो जाना है। तो उससे आप यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके या फिर रेशियो में डिवाइड करके। तो उससे आंसर ये आ जाएगा, दिस फैक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ टोटल चार्ज। Q2 के लिए R2 ऊपर आएगा Q2 के लिए, तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विथ टोटल चार्ज। तो ध्यान रखिए यहाँ पर एक टोटल चार्ज है, Q1 Q2 की इंडिविजुअल वैल्यूज मैटर नहीं करती हैं। मान लीजिए मैंने 5 और 3 करके किया तो 8 चार्ज हो गया यहाँ पर टोटल मिला करके, तो 5 और 3 करके किया तो उससे भी फाइनली वही डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर मैं 3 और 5 करके करूँ, या 4 प्लस 4 करके करूँ, या 8 और 0 करके करूँ, अगर टोटल चार्ज 8 के बराबर है तो फाइनली Q1 Q2 की वैल्यूज़ में सिर्फ क्या मैटर कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी रेडियस वगैरह मैटर कर रही है, और उसके साथ साथ कि टोटल चार्ज कितना दिया गया था, दिस मैटर्स। चार्जेस के बाद में मैं यहाँ पर एक दूसरा रेशो और कैलकुलेट करना चाहूँगा, और वो रेशो है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। फाइनली दोनों के सिग्मा का क्या रेशो है वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो बेसिकली सिग्मा होता क्या, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो चार्ज यहाँ पर फाइनली कितना है Q1, और एरिया कितना है यहाँ पे 4 पाई R1 स्क्वायर, सरफेस एरिया। इस तरीके से अगर मैं सिग्मा 2 लिखूँगा तो Q2 4 पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई कैंसिल, और Q1 बाई Q2 यहाँ पर जो है Q1 बाई Q2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 बाई R2। तो R1 बाई R2 Q1 बाई Q2 से आ गया, और R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर इससे आ गया। कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन के बाद में आप देख सकते हो कि इट इज़ R2 बाई R1। तो यहाँ पर चार्ज का तो जो रेशो है वो डायरेक्ट है R1 बाई R2, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, लेकिन सिग्मा का जो रेशो है वो इन्वर्स दिख रहा है इसमें, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, यानी कि जो फाइनली सिग्मा आ रहा है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है इसके अंदर, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, यानी कि चार्जेस किस रेशो में डिवाइड होंगे, या फिर आपका जो सिग्मा है वो सिग्मा किस तरीके का आएगा, यानी कि किस तरीके से वो R पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, या इन्वर्स तरीके से डिपेंड कर रहा है, ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि आपने क्या चार्जिंग करी थी इनिशियली, क्या चार्जेस थे, उस बात से ये चीज़ें यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज ये जो कंडक्टिंग, ये सब कुछ कंडक्टर्स ही ले रहे हैं, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग का कोई मतलब नहीं कनेक्ट करने का। तो ये कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, इस पर 2Q चार्ज 2R रेडियस, Q चार्ज R रेडियस, और कनेक्ट करने के बाद में फाइनली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस फाइनली इन पे क्या क्या हो जाएंगे। तो वैसे तो आप पूरा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे जैसे वहाँ पे किया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले से देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो इसका पोटेंशियल अगर आप निकालो इनिशियल पोटेंशियल, तो इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो K 2Q बाई 2R। इनिशियली इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो K Q बाई R, यहाँ से 2 अगर आप कैंसिल करो तो अगेन K Q बाई R ही आ गया। यानी कि पहले से इन पे जो चार्जेस हैं वो रेडियस के रेशियो में ही है। अगर 2R रेडियस है तो 2Q हो गया, अगर R रेडियस है तो Q हो गया। तो पहले से अगर वो रेडियस के रेशियो में है, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, तो चार्जेस का फ्लो होगा ही नहीं। तो इनको कनेक्ट करने के बाद में भी यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम विल रिमेन एट इज इट इज़, तो इट विल रिमेन एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको वायर से कनेक्ट करें नहीं करें, कॉन्टैक्ट में लेके आए नहीं लेकर के आए, यहाँ पर इन पे कोई चार्जेस का फ्लो आपस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें बस मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें 2Q और Q इस तरीके से थे, इसमें बस उल्टा कर दिया उसका, यहाँ 2Q और यहाँ पे Q। तो ऑब्वियस है कि अब इसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो KQ बाई 2R है इनिशियली। इसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो K 2Q बाई R है यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो फ्रॉम दिस स्फेयर चार्ज विल फ्लो टुवर्ड्स दिस स्फेयर, और जब भी मैं सिर्फ चार्ज बोलता हूँ इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करेगा, या फिर आप इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो दिस इज़ योर हाई पोटेंशियल, दिस इज़ लो पोटेंशियल।
डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए आपको ये सब वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, पोटेंशियल वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो बस आप डायरेक्टली जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो और फटाफट आंसर ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं जो भी अंडरस्टैंडिंग है उससे कर रहा हूँ। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, Q1 Q2 के जो फॉर्मूलेस थे उससे जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो मुझे पता है कि फाइनली Q1 और Q2 जो हैं वो रेडियस के रेशो में होंगे, यानी कि रेडियस के रेशो होने का मतलब है कि इस पे जो भी चार्ज होगा वो इसके कंपैरिजन में डबल होगा, क्योंकि इसका R रेडियस इसका 2R रेडियस है। और टोटल चार्ज हमारे पास में कितना है, 3Q। अब वो Q और 2Q करके कैसे, उससे कोई मतलब नहीं हमें। 3Q चार्ज है और इस 3Q चार्ज को आपको डिवाइड करना है किस रेशो में, यू हैव टू डिवाइड इट इन 2:1। 2:1 में अगर आप 3Q को डिवाइड करोगे तो 2Q आ जाएगा इधर वाले पे कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो जो फाइनल चार्जेस हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 2Q यहाँ पर और Q यहाँ पर। तो दिस आर दी फाइनल चार्जेस। और अगर ये पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ वायर के थ्रू, तो जैसे अगर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो इस तरीके से भी कि यहाँ पे 2Q था तो 2Q से Q हो गया है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में +Q चार्ज फ्लो किया इसमें, ठीक है। इसका उल्टा भी आप आंसर कर सकते हो, और यहाँ पे Q था और Q से यहाँ पे 2Q हो चुका है, तो Q से 2Q हो चुका है इसका मतलब, या फिर यहाँ पे 2Q से Q हो चुका है इसका मतलब इधर कितना चार्ज आया है, -Q। तो यहाँ पर अगर -Q आ जाएगा इधर की तरफ से तो 2Q का Q हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे Q था इधर से Q आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 2Q। तो दोनों स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन जब भी हम बोलते हैं चार्ज फ्लोन तो जनरली हमारा मतलब यही निकलता है कि कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के टर्म में आंसर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि इस स्फेयर से इस स्फेयर की तरफ कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो उसका आंसर फिर -Q होगा। अगर ये पूछा जाए कि इस स्फेयर से इस स्फेयर की तरफ कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो उसका आंसर सिंपली क्या होगा, फिर +Q। तो अगर स्पेसिफिकली स्फेयर का नाम लेके पूछ लिया जाए कि A से B या B से में कितना हुआ, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रैंडम कंडक्टर, और कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द सरफेस आउटसाइड। तो सपोज ये कोई भी एक रैंडम कंडक्टर, और फिलहाल अभी मैं इसको आइसोलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में देखेंगे अगर आइसोलेटेड नहीं है तो क्या होगा। तो सपोज आइसोलेटेड कंडक्टर है ये, कोई भी रैंडम शेप का ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, और हमें पता है कि जो भी चार्ज इसको दिया जाता है वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ढंग हमने देखा था अभी जस्ट कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो चार्जेस हैं वो चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और सिग्मा जो है वो डिपेंड करता है वहाँ के लोकल चार्ज, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। तो किसी लोकेलिटी में, जैसे ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में क्या सिग्मा होगा उसे कौन डिसाइड कर रहा होगा, यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ का सिग्मा डिसाइड कर रहा होगा, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ का सिग्मा डिसाइड कर रहा होगा। तो सिग्मा इज डिसाइडेड बाय दिस कंडक्टर, इसका जो शेप है वो डिसाइड कर रहा है। तो सपोज़ मैं कोई भी एक लोकेशन यहाँ पे ले लेता हूँ, और सपोज ये वो लोकेशन है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस सरफेस, ठीक है। यानी कि ऐसा बोल करके हमें बोलना चाहते हैं कि कंडक्टर के अंदर नहीं है, कंडक्टर के जस्ट बाहर ही ये पॉइंट। अगर कंडक्टर के अंदर बोल देंगे तब तो कंडक्टर के जस्ट अंदर या बिल्कुल अंदर या मटेरियल में कोई पॉइंट हो, मटेरियल के किसी पॉइंट पे कंडक्टर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो अंदर के तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेफिनेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि आप चार्ज दोगे उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इसको अचीव करनी चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को अचीव कर लेगा, और अचीव करने के बाद में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना तय है कि वो 0 होगा ही होगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और उसको अचीव होने में टाइम नहीं लगता। हमें भले ही पढ़ने में समझने में टाइम जरूर लगे, लेकिन इनको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने में और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 कराने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से कि ये जो छोटा सा पैच है, बिल्कुल छोटा सा पैच लिया मैंने यहाँ पर, इसमें इसके जो पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट के बिल्कुल पास में यहाँ पर जो छोटा सा पैच है, और यहाँ पे मैं डेंसिटी को अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस डेंसिटी इज सिग्मा। तो लेट्स से यहाँ के जो लोकल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा को फिर हम यहाँ पे बोलेंगे लोकल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि डिफरेंट लोकेलिटी में सिग्मा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। तो लोकल चार्ज डेंसिटी,
दिस इज सिग्मा हियर, लोकल चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं इसको यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस पे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एग्जिस्ट करेगा ही करेगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस हैं, और चार्जेस हैं तो यहाँ से लाइंस ऑरिजिनेट जरूर होंगी और वो टर्मिनेट होंगी इन्फिनिटी पे जाकर के। लेकिन जैसी भी लाइन यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है परपेंडिकुलर ही सरफेस पे होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इट हैज़ नो अदर ऑप्शन। तो कंडक्टर के सरफेस पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है तो ये सब हमने बहुत लेक्चर्स में पहले ये सब देख रखा है यहाँ पे, तो उसमें अब बार बार नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हर जगह पे इस तरह से ऐसे दिखा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा। और दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो गॉस लॉ का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आई विल यूज़ गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और गॉस लॉ के लिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से आएगा। उसके साथ साथ फिर हमें गॉसन सरफेस लेनी होगी, तो गॉसन सरफेस में यहाँ पे ले रहा हूँ अ वेरी स्मॉल सिलेंडर, अ वेरी स्मॉल सिलेंडर, या फिर इसको गॉसियन पिल बॉक्स भी बोला जाता है। तो पिल्स यानी कि दवाई रखने का जो छोटी डिब्बी होती है, उस छोटी डिब्बी का जैसा यहाँ पर ये गॉसन सरफेस होगा। तो गॉसन सरफेस मैं जस्ट यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन डायग्राम क्योंकि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ये हो गया है तो मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। अब ये जो डायग्राम है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे दिखा पाएंगे। तो सपोज ये वो छोटा सा पैच है और ये हमारा गॉसन सरफेस जो कि सिलेंडर के शेप का है। तो एक्चुअल में तो गॉसन सरफेस जो है बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इतना छोटा अगर दिखाएंगे तो फिर उस केस में ये डायग्राम ढंग से हम विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस केस में सब कुछ मिक्स होने लगेगा। यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है ये गैप बहुत ही कम है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सरफेस के बहुत ही नज़दीक है, यहाँ कहीं पर है। इस तरीके से ये भी जो है वो सरफेस के बहुत नज़दीक है। मैंने बहुत छोटा सा पिल बॉक्स टाइप का यहाँ पे गॉसन सरफेस लिया है। अब होगा ये कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और जो भी यहाँ से लाइन्स होंगी वो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर। और ये जो एरिया है, ये जो इसका एरिया यहाँ पर हमने लिया है एक तरह से DA टाइप का एरिया लिया है। और जिस तरीके से सर्कुलर टाइप का एरिया है और ये वाला जो पैच है ये पैच भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का सर्कुलर टाइप का एरिया आएगा, क्योंकि पैच जो है बहुत छोटा सा लिया गया, बहुत छोटा सा जो पैच है ऑलमोस्ट वो भी एक सर्किल टाइप का ही होगा जैसा इस सिलेंडर का है। तो जिस तरीके का सिलेंडर का ये फ्लैट सरफेस का एरिया है वैसा ही एरिया यहाँ पर इसमें कट हो रहा होगा और इस गॉसन सरफेस के अंदर आ रहा होगा। तो मैं अब वही गॉस लॉ यूज़ कर लेता हूँ। तो गॉस लॉ में LHS में तो वही होता है फ्लक्स E.dA इंटीग्रल। तो जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स किससे पास हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये वाली यहीं से फ्लक्स पास हो रहा है, बाकी कर्व सरफेस से फ्लक्स पास होगा नहीं क्योंकि उसके टेंजेंशियल यहाँ से लाइंस निकल जाएंगी। ये सिलेंडर जो है वो एक तरीके से परपेंडिकुलर टाइप से ही है यहाँ पर इस पैच के, और अंदर जो भी सर्फेसेज हैं वहाँ तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जो भी है बस वो इस फ्लैट सरफेस से पास हो रहा है यहाँ पर। तो आप डायरेक्टली उसको E.dA टाइप का लिख सकते हो, दिस इज E.dA। E और DA के डायरेक्शन में होगा इसमें। और चार्ज कितना है यहाँ पर, तो सिग्मा डेंसिटी है यहाँ पर। अगर मैं बड़ा सिलेंडर यहाँ पे ले लूँगा तो उसमें यही दिक्कत आएगी, यहाँ को सिग्मा, यहाँ को सिग्मा, यहाँ को सिग्मा, यहाँ को सिग्मा, तो सिग्मा लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो एक बड़ा सिलेंडर को लेकर के आप जो कैलकुलेशंस है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज होगा, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो वो डायरेक्शंस भी चेंज होंगे इसमें। इसीलिए हम यहाँ पर जो सिलेंडर ले रहे हैं वो गॉसन पिल बॉक्स के फॉर्म में है। तो सिग्मा को आप DA से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल गिव द चार्ज ऑन द पैच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। DA इज कैंसल्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ पर क्वांटिटी आपको दिख रही है वो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, लोकल चार्ज डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे
ये जो छोटा सा पैच लिया गया है, इस छोटे से पैच की जो डेंसिटी है चार्ज की यहाँ पे लेट्स से वो सिग्मा डैश है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा पैच है, मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा 1 डेंसिटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस विसिनिटी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे जो भी लोकल डेंसिटी है उसी लोकल डेंसिटी के टर्म्स में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब इसी में मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पैच एंड द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। पैच का मतलब है जो लोकल चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया या जस्ट बाहर यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट सरफेस पे यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उस एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी क्या है, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट किया तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो कई बार हमें ये लगने लग जाता है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है क्या वो सिर्फ इस सिग्मा 1 के वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ सिग्मा 1 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए ओनली दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, ये सिर्फ क्या यही पैच रिस्पॉन्सिबल है या पूरा कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इस एक्सप्रेशन के अंदर। क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या सिर्फ यही चार्ज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है या बाकी का जो कंडक्टर है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि ये जो पैच है इस पैच के अलावा जो बाकी कंडक्टर है क्या वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है तो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट कि जो ये लोकल चार्ज है और ये जो ग्लोबल चार्ज है, ग्लोबल का मतलब रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, बाकी का बचा हुआ जो कंडक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच, वन इज लोकल चार्ज एंड वन इज द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो अगेन डायग्राम बनाते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पैच को मैं एक तरीके से यहाँ पर, जैसे ये पैच यहाँ कहीं कोई पैच ले लेते हैं, लेट्स से सपोज मैंने ये कोई पैच यहाँ पे ले लिया है और थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं डायग्राम, जिससे कि विजुलाइज करना समझना आसान हो, डायग्राम बनाना आसान हो मेरे लिए। तो सपोज़ ये पैच है और इस पैच पे अगर सिग्मा डेंसिटी है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि सिग्मा डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो सपोज़ ये जो पैच है उस पैच के अकेले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 नाम दे रहा हूँ। E1 इज ओनली ड्यू टू दिस पैच, इसीलिए मैंने यहाँ और यहाँ रेड से मैच करा दिया इसको। E1 इज ड्यू टू पैच। जो पॉइंट वगैरह है, पॉइंट बिल्कुल सरफेस के नज़दीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एट द सरफेस, इन द वेरी विसिनिटी ऑफ द सरफेस यहाँ पे ये पॉइंट है। अब बचा बाकी कंडक्टर, तो आप ये देखोगे कि ये दोनों ही जो है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए और पैच के बिल्कुल हम बिल्कुल पास में ही है, तो पैच परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, पैच कोई इधर उधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑलरेडी पैच के परपेंडिकुलर ही ले रखा है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है उसको मैं इस ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बाकी का जो कंडक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, अगर कर रहा है तो E2, और क्योंकि दोनों का समेशन परपेंडिकुलर आना चाहिए तो E1 E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू द पैच। तो ये सारा एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरह ही है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये खुद पॉजिटिव है, ये भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अवे, तो दोनों अवे मिल करके E1 प्लस E2 यहाँ पर किसके बराबर आना चाहिए, तो दिस E1 प्लस E2 मिल करके सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। जो E2 है वो किसके वजह से, ड्यू टू पैच, सॉरी ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, और इक्वेशन हमारे पास में एक बन जाएगी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों का समेशन मुझे पता है कि ये आने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक अंदर का पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि इसके जस्ट बगल में ही होगा। जिस तरीके से ये पॉइंट जस्ट बगल में था इस पैच के, जस्ट बगल में पॉइंट लेता हूँ लेकिन अंदर ले लेता हूँ,
और ये पॉइंट अगर मैंने अंदर की तरफ ले लिया, कंडक्टर में मटेरियल में अगर ले लिया है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इंडिविजुअल चार्जेस तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करते ही हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखी थी तो उसमें क्या किया था कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। उससे क्या हो गया था कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हो गए थे, नेगेटिव चार्जेस कुछ यहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे। तो जो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है वो तो है ही यहाँ पर। मैं पूछूंगा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ई है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या होते हैं, जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ये चार्जेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में, ई इंड्यूस्ड, और ये सारा मिला जुला के 0 होता है। तो अगर मैं इसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेता हूँ कि ये टुकड़ा है एक और बाकी का टुकड़ा है अलग से, तो इंडिविजुअली वो अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन सबका मिला जुला के क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पर वही 2 पार्ट्स में इसको ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैच। अब देख लीजिए, पैच जो है यहाँ पर, पैच के आपने जस्ट इधर यहाँ पे पॉइंट ले लिया या फिर इसके जस्ट इधर पॉइंट ले लिया, मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लीजिए ये है, तो ये अपने से अवे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस पॉइंट पे जब मैंने बोला तो अवे इधर हो गया, लेकिन जब मैं अंदर घुस गया यहाँ पर इधर की तरफ, तो ये पॉइंट जो है इसके लिए अवे का डायरेक्शन फिर ये हो जाएगा, और आप बोल सकते हो करीब करीब वही फील्ड होगा E1 के बराबर ही, क्योंकि इस पैच के लिए इधर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट उधर का डिस्टेंस, या फिर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो पैच की वजह से अगेन E1 ही हो जाएगा। लेकिन जब मैं बाकी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की यहाँ पर बात करता हूँ, तो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर के लिए क्या फ़र्क पड़ा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर ये एग्जांपल देता हूँ कि ये पॉइंट है जस्ट अंदर और ये पॉइंट है जस्ट बाहर। तो जहाँ तक रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की बात है, उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर तो है नहीं कि ये पूरा जो चार्ज, इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही मैं हल्का सा बाहर निकलूँगा तो वो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला इसमें। तो जो ये रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है, वो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमने यहाँ पर अंदर ले रखा है, इसमें इस पॉइंट पे भी ऑलमोस्ट E2 के बराबर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस पूरे बड़े कंडक्टर के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। इसके लिए तो बस क्या हो गया था कि आप इधर से इधर हो गए, तो उसमें डायरेक्शन का फ़र्क पड़ गया, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज का फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से अभी भी E2 आएगा, और ये E1 E2 वो इस पैच के परपेंडिकुलर ही आएंगे, नॉर्मल आएंगे। और क्योंकि 0 करना है, तो 0 करने के लिए E1 इज इक्वल टू E2 हो जाना चाहिए, तभी 0 हो सकता है। तो E1 E2 दोनों बराबर हैं और दोनों का समेशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फिर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लोकल चार्ज और जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस आंसर को लाने के लिए आप एक दूसरी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। वो टेक्निक यहाँ पे क्या है, हमने ये देखा हुआ है कि एक इनफाइनाइट जो प्लेन होता है, वो इनफाइनाइट प्लेन या एक लेयर जो होती है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट, अगर ये प्लेन होता है सिग्मा डेंसिटी वाला, अगर ये इनफाइनाइट है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि या तो आप बोलो कि इनफाइनाइट है, या फिर आप बोलो कि जो पॉइंट है वो बहुत ही क्लोज है इसके। अगर पॉइंट बहुत क्लोज है और ऑलमोस्ट सेंट्रल रीजन के अंदर ही है, तो उस केस में भी वही आंसर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही नज़दीक है इसके, और एक तरीके से ये वही इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव करेगा फॉर दिस पॉइंट, और ये पॉइंट बिल्कुल इसके सेंट्रल रीजन में ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये जो पैच है वो इस तरीके के पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका आंसर हमने यहाँ पे E1 लिख रखा है। और वो E1 यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते थे कि कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम दिस नॉलेज। तो इस नॉलेज का अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते तो हमें ये करने के बजाय डायरेक्टली आंसर मिल जाता कि जो E1 होगा वो तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो E2 है फिर उसको भी कितना होना पड़ेगा यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। तो अभी जो हमने रिजल्ट देखे, अगर उसमें कंडक्टर आइसोलेटेड अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो इवन इफ की कंडक्टर इज़ नॉट आइसोलेटेड, यानी आसपास मान लीजिए कुछ चार्ज प्रेजेंट है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कुछ है यहाँ पर बाहर से प्रेजेंट है, तब भी क्या होगा, चाहे कुछ भी आ जाए यहाँ, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होना चाहिए, और अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 0 होना चाहिए। तो आप कोई भी एक सिलेंडर इस तरीके का ले लोगे, और सिलेंडर लेने के बाद में एग्जैक्टली फिर उसी तरह की सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो अगर आप वहाँ से कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स हो जाएगा EDA,
फिर यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इज़ द लोकल डेंसिटी सिग्मा डी ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर अभी भी यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। बस अगर ये नहीं होते तो यहाँ का सिग्मा कुछ और होता, इनके आने के बाद में यहाँ का सिग्मा चेंज हो गया होगा। अब सिग्मा उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो बस ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, अदरवाइज सब कुछ वैसा का वैसा यहाँ चलता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ लोकल चार्ज डेंसिटी वही होगा। इनको लाने से पहले अगर ये आइसोलेटेड था तो सिग्मा यहाँ पे कुछ और था, इनके आने के बाद में सिग्मा विल डेफिनेटली चेंज, क्योंकि चार्जेस रीअरेंज होंगे अपने आप। और वो रीअरेंज क्यों होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में यहाँ पर जीरो हो जाए। तो उसके लिए उनको अकॉर्डिंग टू जो भी आपने ये चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ला के रखा है उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। और वो रिडिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा कि आप इनको कैसे रखते हो। आप इसकी पोजीशन को अगर चेंज करते हो, यहाँ कर दो, तो फिर कुछ और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये जो लॉ था वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। होता ये है कि जब भी जैसे ये कोई कंडक्टर है सपोज, तो कंडक्टर और चार्जेस हैं इस पर, तो चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। जैसे ये जो चार्ज है बाकी हर जगह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो कुछ बाहर की तरफ ये फोर्स फील करता है। इस तरीके से ये भी कुछ रिपल्सिव फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन फील करता है। तो ये सभी के सभी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक रिपल्सन फील करते हैं, एक प्रेशर टाइप का सिचुएशन यहाँ पर ये फील करते हैं। तो वो प्रेशर यहाँ पर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा पैच ले लिया, अ वेरी स्मॉल पैच हियर। सपोज यहाँ पे जो लोकल चार्ज डेंसिटी है वो लोकल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस पैच पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है कितना। तो फोर्स ऑन दिस पैच, अब इस पे जो फोर्स लगाएगा ये खुद तो लगाएगा नहीं, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो लगाने वाला एजेंट यहाँ पे कौन है, तो जो बाकी का कंडक्टर है वो जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। क्योंकि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हमेशा हम बात क्या करते हैं कि कोई दूसरा क्या फोर्स लगा रहा है, खुद के वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, खुद के चार्ज की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। इस पे जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स लगाने वाला कोई एजेंट दूसरा होगा। तो इस पे फोर्स लगाने वाला एजेंट क्या है, इसको छोड़ करके बाकी का जो कंडक्टर है वो। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे फोर्स लिखूँगा और बाकी एक कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हमें पता ही कि क्या करता है, तो उस फोर्स को मैं यहाँ पे डी एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यह सरफेस के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। और इसका जो एरिया उस एरिया को मैं डी ए बोल देता हूँ। तो फोर्स ऑन दिस पैच इज इक्वल टू चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, बाकी का जो कंडक्टर उसके वजह से। तो बाकी का जो कंडक्टर है वो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी सिग्मा के टर्म्स में हम जानते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। और ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और हम प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर होता ही क्या है, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। किसी भी एरिया पे क्या नॉर्मल फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई एरिया कर दिया जाए तो उससे प्रेशर आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स डी एफ ऑटोमेटिकली नॉर्मल फोर्स है डी एफ बाई डी ए। तो ये जो प्रेशर है डी ए को आपने यहाँ पे नीचे ले आओ तो आंसर क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली याद रखेंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इसको कैलकुलेट करने में मिस्टेक क्या करते हैं कि चार्ज तो सिग्मा इंटू डी ए लिख लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उससे जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो आंसर सही लाने के लिए हमें इस पे फोर्स देखना है बाकी की वजह से, बाकी जो कंडक्टर है उसकी वजह से। और बाकी कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका यूज़ करते हुए आप यहाँ पे फोर्स या प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो प्रेशर का ये आंसर आप यहाँ पे याद रखोगे। डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर अलग अलग आएगा डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे जो लोकल चार्ज डेंसिटी है वो क्या क्या है इसमें, तो उसके वजह से प्रेशर आएगा यहाँ पे। इस प्रेशर को आप इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी आप पी को लिख सकते हो। तो कैसे लिखा जाएगा, तो एक तो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे चेंज कर लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। ये कैंसिलेशन वगैरह होगा तो यही आ जाएगा।
और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पैच, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो एक तो फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद रख सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हमने यहाँ पर इसको लिखा है। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको चार्ज क्यू दिया गया और आइसोलेटेड है। अगर मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर लिख के छोड़ दूँ तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि चार्ज अपने आप रीअरेंज कर लेगा खुद को, और ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर ये रेगुलर सरफेस है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पर वही होगा। लेकिन अगर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। हम जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके रखते हैं वैसा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हमको मिलेगा। तो अगर नॉन कंडक्टिंग बोला जा रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए कि ये यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर कंडक्टिंग है तो उस केस में हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला एजेंट नहीं है और चार्ज ऑटोमेटिकली अपने आप को अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और क्योंकि रेगुलर है तो वो यूनिफॉर्म तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है तो दोनों ही केसेस मेरे लिए तो एक जैसे ही, अगर होलो कंडक्टिंग है तब भी यूनिफॉर्म यहाँ पे चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है तो मैंने बोल दिया कि यूनिफॉर्म चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो सिग्मा आप निकाल लीजिए पहले इसका, तो सिग्मा यहाँ पर हो जाता है चार्ज डेंसिटी इज क्यू डिवाइड बाई 4πr²। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा, और हर जगह प्रेशर सेम ही आएगा क्योंकि हर जगह सिग्मा सेम होगा इसमें। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये सिग्मा स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर r4। तो दिस विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r4 r⁴। तो दिस इज़ द प्रेशर। एक हाफ यानी कि अगर मैं इसको हेमिस्फेयर में डिवाइड करूँ, 2 हेमिस्फेयर्स में, तो एक हेमिस्फेयर दूसरे हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगाएगा ये मुझे पता करना है इसमें। तो सपोज़ मैं इसको लेट से इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ और ऊपर वाले हेमिस्फेयर पे फोर्स देख लेता हूँ कि कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे वाले हेमिस्फेयर की वजह से। तो अगेन यहाँ पे प्रेशर का यूज़ किया जाएगा, प्रेशर के कंसेप्ट का। तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं छोटे छोटे एरियाज़ यहाँ पे लेते जाऊँ, तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने का मतलब है कि उसको अगर इधर मैं एक्सटेंड करूँ तो वो इस तरह से रेडियल टाइप का होना चाहिए, फिर सेंटर से पास होता हुआ रेडियल। ठीक है, इस तरीके से रेडियल फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। और जब भी प्रेशर हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है, तो प्रेशर अगर हर जगह पे यूनिफॉर्म हो तो आप फोर्स कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर को मल्टीप्लाई कर सकते हो इफेक्टिव या प्रोजेक्टेड एरिया से। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया या इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और अगर आप यानी नेट फोर्स जो आएगा वो इधर वाला ही आएगा। इधर वाले फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे जो हॉरिजॉन्टल टाइप के दिख रहे हैं, और जो वाई के अलोंग दिख रहे हैं फोर्सेस ऐड होंगे। तो उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे लाइट को अगर सेंड कर देते हो, सपोज़ ये लाइट बीम आपने इस तरीके से सेंड कर दिया, और यहाँ पर अगर ये वॉल है तो वॉल पे जो आपको यहाँ पर एरिया मिलेगा वो एरिया कौन सा मिल जाएगा यहाँ पर, यानी बाकी जगह से लाइट पहुँच जाएगी। वॉल पे जो एरिया मिलेगा वो एरिया आपको मिलेगा πr²। आपको एरिया मिलेगा इसके अंदर अगर रेडियस आ रहे तो प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा πr²। अगर लाइट इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पर आपको एक सर्किल मिलेगा, वो यही वाला सर्किल होगा। तो ये प्रेशर के, लेकिन ये टेक्निक तभी चलेगी व्हेन दिस इज़ यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म है तभी ये टेक्निक वर्क करेगी, अदरवाइज ये टेक्निक वर्क नहीं करेगी। इंटीग्रेशन से फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r4, और प्रोजेक्टेड एरिया इज πr²। तो बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 1 पाई इज कैंसल्ड, दिस इज r²। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो एक तरीके से ये फोर्स का आंसर हो जाएगा कि 1/2 दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाउंड्री बीच में आ जाती है जिसके एक साइड में कुछ और सिचुएशन हो, दूसरे साइड में कुछ और अगर दूसरी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा। और एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी में भी एक प्रॉब्लम है,
तो एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ से निकल करके आ जाएगा। और इसमें जो हम बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाउंड्री यहाँ पर आ गई है, इस बाउंड्री के इधर मान लीजिए कि मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ कि कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ा ज़्यादा जनरल होता है, उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज हो सकता है। अगर मैं कंडक्टर बोल दूंगा तो फिर वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इधर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उधर वैक्यूम है, कुछ है नहीं उधर की तरफ, तो ये जो बाउंड्री है वो अब इनको सेपरेट कर रही है, इधर की तरफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उधर की तरफ कुछ वैक्यूम वगैरह। तो इसमें अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा एक तो, यानी कि कंडक्टर में तो हम लोग क्या कर लेते थे कि कंडक्टर के जस्ट अंदर जैसे आए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होने की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके लिए आती है यहाँ पे, ओनली फॉर कंडक्टिंग सरफेस। तो ये कंडक्टिंग तो है नहीं, तो अगर कंडक्टिंग नहीं है तो कोई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर इस पर नहीं होंगी कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अंदर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनमें किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम उसमें कैसे रिलेशन होगा वो रिलेशन वगैरह हमें यहाँ पर देखना है। और इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स को हमें बारी बारी से एनालाइज करना है। एक बार वो कंपोनेंट्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, यू कैन रीड दिस, इसको पॉज करके वीडियो को आप पढ़ सकते हो इस फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के रिलेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं अंदर बाहर यहाँ पर, उसमें कैसा होगा यहाँ पर इसमें। और इसमें दो पॉइंट लेने के लिए बोले हुए हैं या दो साइड लेने के लिए बोली हुई हैं। जैसे मान लीजिए कि साइड 1 है और यहाँ पर ये साइड 2 मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे इसके डायग्राम्स बना लेता हूँ, उनके अलग से डायग्राम बना करके इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सरफेस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट और लेट्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। थोड़ा मैं बड़ा ही डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ और छोटा सा एक पैच यहाँ पर ले लेता हूँ और एक गॉसियन सरफेस में क्रिएट कर लेता हूँ। इन्होंने हिंट भी दे रखा है वैसे सॉल्व करने के लिए इसको, कि फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ करो, तो हिंट दे रखा है तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इस टॉपिक के लिए। तो सपोज एक पिल बॉक्स के फॉर्म में है, छोटा सा एक सिलेंडर है यहाँ पर ये, और कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, वो तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ इस तरीके के हो सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ तो उस टेंजेंशियल कंपोनेंट में तो क्या होगा कि यहाँ से लाइन्स एंटर करेंगे, उधर से निकल जाएंगे, तो उनका तो कोई फ्लक्स होगा नहीं। जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ किसके वजह से होगा, ओनली ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये साइड 2 है, इसको मैं E2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो दिस टू आर द नॉर्मल कंपोनेंट्स। तो E2 परपेंडिकुलर, E1 तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एरिया वगैरह आप DA मान लो इसका, और इसका भी एरिया ऑलमोस्ट यहाँ पर DA के बराबर ही हो जाएगा। तो फ्लक्स आप लिखो इसमें, तो E2 परपेंडिकुलर इंटू DA, ये पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, एक तरीके से नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो E1 परपेंडिकुलर इंटू DA, दिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रहे हम सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। पैरेलल कंपोनेंट्स के वैसे कोई जो टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल टू द सरफेस वाले इस तरीके के जो कंपोनेंट्स होंगे, इन कंपोनेंट्स के वजह से कोई फ्लक्स यहाँ पर नहीं आने वाला। जो आएगा वो इस तरीके के उससे ही आएगा। तो DA वगैरह कैंसिल हो जाएंगे और ये आगे यहाँ पे कि इनमें क्या रिलेशन आएगा। तो ये देख सकते हो कि जैसे आप सरफेस क्रॉस करके इधर जाओगे तो दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंस कितने क्रिएट हो रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और ये हमने पहले भी देख रखा है वैसे कि अगर कोई मान लीजिए स्फेयर है और स्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, और जैसे आप सरफेस से पहुँचते हो तो KQ बाय कैपिटल R² होगा, और उसको हमने देखा था कि वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और वो वहाँ पे वैसे परपेंडिकुलर आ गया था। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जो भी था उसके लिए। तो यहाँ जीरो और यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सो दैट द डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय दिस। अब इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि इन्होंने एक वेक्टर यहाँ पे ले रखा है, नॉर्मल वेक्टर एन कैप। तो E2 का अगर आपको कंपोनेंट ये वाला चाहिए तो E2 डॉट एन कैप हो जाएगा। E2 वेक्टर इन जनरल अब ये वेक्टर हो गया। इसका आपको अगर ये कंपोनेंट चाहिए तो इस डायरेक्शन में आप जो भी यूनिट वेक्टर है उसके साथ में डॉट ले लेंगे, और इसका अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो E1 वेक्टर डॉट एन कैप कुछ इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पर ये, और उससे E2 माइनस E1 डॉट एन कैप बन जाएगा ये, और डेट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और फिर उसमें लास्ट में कहते हैं कि एंड सो दैट जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर अगर ये होता
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो कंडक्टर होने के केस में E1 फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये कंडक्टर है तो देन E1 विल बी जीरो, और E2 जो होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और उसमें हम ऐसी कोई बात करेंगे नहीं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, देयर विल बी ओनली नॉर्मल कंपोनेंट फॉर कंडक्टर। तो यहाँ से भी सीधा सीधा कंडक्टर वाला रिजल्ट भी आ जाएगा कि वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जो हमने प्रूफ ऑलरेडी कर रखा है उसको। इसके बाद में जो इसका अगला पार्ट है, लेट अस सी दैट। तो जो अगला पार्ट है उसमें यहाँ पर ये कहता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। जो नॉर्मल कंपोनेंट है तो उसमें आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है, अंदर बाहर में एक डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, बदल जा रहा है। जैसे एक इस तरीके के सरफेस का सामना करना पड़ रहा है, तो सरफेस के अंदर बाहर जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं उसमें इतने का डिफरेंस आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये बोलते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस होने का मतलब अंदर भी वही होंगे और बाहर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स वही होंगे, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो लेट अस प्रूव दैट। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने हिंट दे रखा है कि आप कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करो इलेक्ट्रिक फील्ड की, E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो वगैरह। तो मैं उसका ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए। तो सपोज़ ये वो सरफेस है और मैं यहाँ पर एक लूप ले रहा हूँ। सपोज़ कोई एक छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, और इस लूप पे हम चलेंगे, घूमेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसका सर्कुलेशन जीरो होना चाहिए, यानी कि E डॉट डी एल पूरे पे, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ और छोटा सा डी एल लूँ, उसका डॉट लूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, फिर डॉट डी एल करूँ, तो उसका जो समेशन होना चाहिए वो जीरो निकल करके आना चाहिए यहाँ पे। तो सपोज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर लूप, ये मैंने लिया यहाँ पर इसमें, जिसका एक साइड बाहर एक साइड अंदर कुछ इस तरीके से ले लिया। और क्योंकि छोटा सा लिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन टाइप के बनेगा, इसके अंदर भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए नॉर्मल भी आ रहा है और एक इस तरीके से टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ रहा है, E2 टेंजेंशियल E2t, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो E1t है, और सपोज़ ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, और सपोज़ ये जो लेंथ है वो L डैश है और ये लेंथ सपोज़ L डैश है। आप इस तरीके से इस पर घूम रहे हो, यू आर ट्रैवर्सिंग लाइक दिस, इस पर आप इस तरीके से सपोज़ चल रहे हो। चलने का मैं सेंस बनाए तो ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरे पे आप ट्रैवल करते चले जा रहे हो इस पर। तो जब आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे तो क्या होगा, E2t, तो E2 और E2 एक तरीके से, क्योंकि छोटा सा मैंने यहाँ पे ये लूप ले रखा है, तो E2 यहाँ से यहाँ तक हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, तो E2t इंटू L ये हो गया। जो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो टेंजेंशियल की वजह से तो डॉट जीरो हो जाएगा, अगर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके वजह से डॉट जीरो हो जाएगा। और जो नॉर्मल वाला भी है, तो नॉर्मल वाला जैसे मान लीजिए कि जो आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो उसी तरीके से नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर उसका जो भी डॉट आएगा, कुछ तो डॉट जरूर आएगा। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाने में जिस तरीके से डॉट पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ जाने में क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो फिर वहाँ पे उतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस डायरेक्शन में है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा रखा हो, तो उस डायरेक्शन में आप जा इधर की तरफ रहे हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस E1 टेंजेंशियल इंटू L, और ये सारा जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये प्रूफ कर पाओगे कि E2 टेंजेंशियल इज इक्वल टू E1 टेंजेंशियल, यानी कि टेंजेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें किसी तरीके की डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है। जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो नॉर्मल कंपोनेंट्स में आ रही है, जैसे आप सरफेस को क्रॉस करते हो, उधर से इधर चले जाते हो, तो इतने का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नॉर्मल कंपोनेंट्स के अंदर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं।